friends, welcome back to the Economic Show. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी। तो निर्मला सीतारमण हमारे फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है और 2020 में जो फोर्ब्स का टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड का जो लिस्ट है उसमें उनका रैंक 34 नंबर पे है। रोशनी नडार मल्होत्रा वो सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं HCL एंटरप्राइजेस के एंड फोर्ब्स के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में उनका रैंक 54th आया था। किरण मजमूदार जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन के, तो वो भी फोर्ब्स जो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का जो लिस्ट है उसमें उनका रैंक 65 था और इसके अलावा उनको पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स भी मिले हैं। रेणुका जागतियानी वो चेयरमैन एंड सीईओ है लैंडमार्क ग्रुप्स के एंड फोर्ब्स के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में उनका रैंक 96 आया था। तो इंदिरा नूई फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं पेप्सिको के और 2017 का जो फोर्ब्स का लिस्ट था टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड उनमें उनका रैंक 11 था। 2018 में उनको बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी मिला है और रिसेंटली वो अमेज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी है। गीता गोपीनाथ वो हार्वर्ड पास आउट इकोनॉमिस्ट हैं एंड वो फर्स्ट इंडियन लेडी हैं जिन्हें IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया था। सावित्री जिंदाल जिंदाल ग्रुप के चेयरपर्सन है और उनका नेटवर्थ अराउंड 5.9 बिलियन डॉलर्स का है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स और 2019 के फोर्ब्स के रिचेस्ट पीपल के लिस्ट में उनका रैंक 290 है। और जो जिंदाल ग्रुप है वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है जिनको हम बोल सकते हैं कि वो लोग स्टील, पावर, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। फाल्गुनी नायर उन्होंने 20 साल काम किया एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर इन कोटक महिंद्रा बैंक एंड 2017 में उन्हें मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन का भी अवार्ड मिला। वो फाउंडर है नाइका के एंड कुछ दिनों बाद उनका IPO भी आने वाला है कंपनी का, जिससे अराउंड 500 to 700 मिलियन डॉलर्स तक रेस हो सकते हैं एंड उनकी कंपनी का वैल्यूएशन अभी अराउंड 3.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास लगाया गया है। राधिका घाई जो कि को फाउंडर है शॉपक्लूज के, तो शॉपक्लूज जो है वो 2011 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और वो सिलिकॉन वैली में फाउंड हुई थी। तो हमारे यहाँ जैसे बैंगलोर है जिसको स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, तो सिलिकॉन वैली वैसे ही USA का स्टार्टअप कैपिटल है। तो शॉपक्लूज रिसेंटली अराउंड 7,000 सिटीज में वर्क करता है। वंदना लूथरा वो चेयरपर्सन है VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड के, उन्हें 2013 में पद्मश्री मिला था एंड जो फॉर्च्यून मैगजीन है उस पे टॉप 50 इंडियन बिजनेस वुमेन में वो 5 सालों तक लिस्टेड थी फ्रॉम 2011 to 2015। तो इंडियन वुमेन हमारी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा वाइज देखें तो GDP में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% तक ही रहता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। तो इंडिया में अभी अराउंड 432 मिलियन वर्किंग एज वुमेन है, जिसमें से मेजर ऑफ द पार्ट अगर हम देखें तो अराउंड 300 मिलियन से भी ज्यादा जो वुमेन है वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज्ड है एंड इनफॉर्मल सेक्टर में एग्रीकल्चर एक काफी बड़ा पार्ट प्ले करता है एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर में वुमेन का कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% से भी ज्यादा है। तो अगर हम इंडिया में टोटल फूड प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन अराउंड 60 to 80% तक रहता है और अगर हम टोटल डेयरी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन अराउंड 90% तक रहता है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि वुमेन का एम्प्लॉयमेंट के इतना ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो इसके पीछे ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी वुमेन जो इनफॉर्मल सेक्टर में हमें ये कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है उसके पीछे ये वजह नहीं है कि फॉर्मल सेक्टर में उनको फाइनेंशियल या फिर कोई और लीगल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, और इसका एक मेन रीजन ये है कि वुमेन को इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन फेस करना पड़ता है या फिर कल्चरल जो बैरियर्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वुमेन को इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है उनका उसको लिमिट करने में। तो एक और चीज है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इंडिया में मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी कितनी है, वो है थ्रू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
2021 में इंडिया स्टैंड करता है 140 पोजीशन में आउट ऑफ 156 कंट्रीज, एंड 2020 में कंडीशन एटलीस्ट 21 से अच्छी थी कि हम एटलीस्ट 112 पोजीशंस में थे आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो एक ही साल में हम अराउंड 28 पोजीशंस ड्रॉप कर चुके हैं, एंड हमारी कंडीशन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका जैसे कंट्री से भी खराब है। तो इंडिया में एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है बिटवीन मैन एंड वुमन, वो है बहुत ही हाई डिफरेंस इन पे स्केल। यानी कि जो एक काम है वो मैन एंड वुमेन कर रही है, तो वुमेन को उसी काम के लिए अराउंड 65% वेजेस ही मिलते हैं। यानी कि जो एक काम कर रहा है वो मैन एंड वुमेन कर रही है, तो मैन को अगर 100 रुपए मिल रहा है तो उस वही काम के लिए वुमेन को अराउंड 60 to 65 रुपीज ही मिलते हैं। तो एक और जो काफी बड़ा प्रॉब्लम है जो वुमेन फेस करते हैं वो है सेफ्टी का। तो सेफ्टी दोनों ही जगह पे इम्पोर्टेंट है कि भले ही वो फॉर्मल सेक्टर हो या इनफॉर्मल सेक्टर हो, सेफ्टी दोनों ही जगह काफी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम स्टैटिस्टिकल वाइज भी देखें तो 2019 से अगर 2020 में अगर आए तो 7% ज्यादा क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट वुमेन। एक और ऑब्स्टिकल जो हम प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं वो है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बहुत बड़े बड़े फर्म्स है या फिर नॉर्मल फर्म्स भी है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मेल्स को। तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं कि अगर वो लोग किसी विमेन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं और कई और ज्यादा जो जेंडर बेनिफिट्स है वो भी उनको देने पड़ते हैं। तो ये बेनिफिट्स ना देने पड़े इसके लिए वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं टू एम्प्लॉय द मेल्स। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड है टुवर्ड्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर जो है उसके लिए गवर्नमेंट के काफी सारे लॉस है और वहाँ पे वुमेन को लीगली प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे गवर्नमेंट के लॉज कई जगह पे अप्लाई नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से जो वुमेन है वो वहाँ पे गवर्नमेंट लॉज के कवरेज के बाहर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन के ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो गवर्नमेंट को एक ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लॉस बनाए जाए इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ताकि जो हमारे सबसे ज्यादा वुमेन जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है उनको भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिले। तो एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एंकरेज एंड सपोर्ट करें कि वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में हायर पोजीशंस पे रहे। तो अगर हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखें इंडिया में तो वो अराउंड सिर्फ 20% के आसपास ही है। एंड अगर हम उसे कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से तो दूसरे कंट्रीज में 30% to 40% तक भी है। तो इंडिया में अगर वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा हायर पोजीशंस पे रहेंगे तो इसके मेजरली दो फायदे हैं कि जो डिसीजंस लेंगे वो वुमेन्स के प्रोस्पेक्टिव को भी माइंड में रखते हुए लेंगे, एंड दूसरे वुमेन्स जो है वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने वुमेन को हायर पोजीशंस पे प्रमोट करने की बात की, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग, तो जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल, तो वो जब से जर्मनी उनके कंट्रोल में आया है तो पिछले 12 साल से वो एज अ हेड है वहाँ पे। तो हुआ क्या है कि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिकॉर्ड लोस पे है और जर्मनी काफी रैपिडली ग्रो किया है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी फीमेल है। तो कोविड की सिचुएशन में और ऑन अ जनरल स्केल भी न्यूजीलैंड का डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड स्केल पे हुआ है। तो इससे हमें ये अश्योरिटी तो मिलती ही है कि वुमेन को अगर हम हायर पोजीशंस पे प्रमोट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं कि एक तो हम वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें फॉर एडुकेशन एंड ऑल्सो फॉर हायर एडुकेशन, एंड वुमेन्स जो इंटरेस्टेड हैं कि वो खुद का बिजनेस करे, एंड विलेजेस में या तो उनका खुद का बिजनेस चल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज है या एमएसएमईज है, तो उनके लिए स्किल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड उनके अगर वो खुद का बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स भी रन कर सकती हैं। तो जैसे हमने पहले बात की कि वे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो वुमेन है वो सेफ फील करेगी और सिक्योर फील करेगी, और इससे वो वर्क प्लेस पे जाने के लिए उनको फियर नहीं रहेगा और इससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। तो जैसे हमने हमारे प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन में बात की थी
कि इंडिया जेंडर गैप इंडेक्स में काफी खतरनाक सिचुएशंस में आता है। तो आउट ऑफ 156 कंट्रीज इंडिया 140 पोजीशंस पे आता है। तो अगर हम इस सिचुएशन को ठीक कर सके तो वो काफी अच्छा इनिशिएटिव होगा। एंड अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें तो 2025 तक अगर फीमेल्स को भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो मेल्स को मिलती है, तो इंडिया के जीडीपी में $770 बिलियन ऐड हो सकते हैं। इन कंक्लूजन हमें लगता है कि अभी हम ईयर 2021 तक आ चुके हैं एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए अगेंस्ट मेल एंड फीमेल। तो जितनी ही अपॉर्चुनिटीज एक मेल को मिलती है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज एक फीमेल को भी मिलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने डिस्कस किया कि वुमेन हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, तो अभी टाइम आ चुका है कि वुमेन हमारे इंडियन इकोनॉमी का फेस बने। होप करते हैं आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।